प्रिय साथियों, नमस्कार। हम ललित निबंधों की सीरीज़ पर बात कर रहे थे और मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र के निबंध क्रमशः पढ़ रहे हैं। एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं एमएलएसयू विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने निबंध एवं अन्य विधाओं के कोर्स में लगी यह पाठ्य पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके हमने 3-4 निबंध पढ़ लिए हैं। इसी सीरीज़ में साथियों हम ये पढ़ेंगे आज की कक्षा में कि विद्या निवास मिश्र ने राष्ट्रपति की छाया निबंध में क्या नवीनता रखी है। ज्ञान की उष्मा से इनके निबंध झुलसते नहीं हैं, बल्कि संस्कृति और साहित्य की सरसता और तरलता से हमें सरस रखते हैं। विषय क्रम का जब वे निरंतर विस्तार करते हैं मिश्र जी, तब हमें ये महसूस होता है कि उनके 3 नेत्र हैं: शिक्षा, साहित्य और संस्कृति। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के यायावरी वृत्ति के मिश्र जी अपने निबंध के लालित्य को बिखेरते समय प्रकृति के, जीवन के अनुभवों को, यात्रा की कठिनाइयों को, साहित्य बंधुओं के समूह की चर्चाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वे एक कहानी की सी रोचकता तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसे तथ्यों का अन्वेषण भी करते हैं जो युगांतकारी होते हैं, युग परिवर्तनकारी भी होते हैं। उनमें युगानुकूल सुगबुगाहट होती है। ऐसी प्रतिभा के धनी, भाषा पर बड़ा अधिकार रखने वाले मिश्र जी के ललित निबंधों की हम प्रत्येक निबंध में एक अलग वानगी देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं बच्चों, राष्ट्रपति की छाया। राष्ट्रपति की छाया निबंध में मिश्र जी सर्वप्रथम ये बताते हैं कि ये उनकी सबसे लंबी यात्रा का दौर था और जब वे यात्रा शुरू करते हैं तब अपने विभागीय कर्तव्य के कारण अमरकंटक की जो साल्ती स्मृति थी, साल्ती शब्द जो है वो एक ऐसी कसक है, एक ऐसी गहन पीड़ा है जो सर्वथा साथ रहती है। उसकी पीड़ा के अनुधावन के लिए, मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए वे इस यात्रा में जाते हैं और लगभग 3 दिनों के भीतर 1000 मील की दौड़, और वह भी किराए की गाड़ी और बस के और जीप के द्वारा जो पूरी की गई। बीच बीच में उनकी गाड़ी का ख़राब हो जाना, यात्रा में अवरोध आ जाना और ड्राइवर के कुछ कटु और उच्च आवाज़ वाली वार्तालाप के कारण और उनके वहाँ न पहुँच पाने की तकलीफ़ और वो समय का जो रुकाव था, समय की जो का ठहराव था, उनके लिए किस तरह भारी हो जाता है, इसका वे वर्णन अपने इस निबंध में करते चले जाते हैं। देखिए वे क्या कहते हैं कि अपने पत्रकार बंधुओं के सहयोग से न जाने कितने कोटि लोगों तक पहुंचाया, परंतु मैं उनकी छाया न पकड़ सका और इस दौड़ धूप में कुंडेश्वर प्रताप से लेकर कपिलधारा तक, जामनेर, केन, सतना, टोंस, बीहर, सोन, जुहिला और नर्मदा, इन सभी नदियों को, विंध्य की न जाने कितनी गिरिमालाओं को, कितनी घाटियों को, कितने ऊंचे नीचे पुलों को और न जाने किन किन कुसुमित काननों को पार करना पड़ा। यात्रा के दौरान केवल बीहड़ वन ही नहीं आते, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं ही नहीं आती, क्या क्या आते हैं, नदियाँ भी आती है, गिरिमालाएं भी आती है, घाटियाँ और कुसुमित कानन भी आते हैं। तो जीवन इस तरह से सुख दुख का मिला जुला गुलदस्ता है। और आगे वो कहते हैं कि ड्राइवर के अनुरोध पर मुझे मोटर के इंजन में आलोडन विलोडन भी करना पड़ा। कुछ दूर उन्होंने ड्राइविंग भी की और इतनी सैकड़ों मील चलने के बाद जब उनको ये लगा कि एक भी बूंद पानी की या उनके गले के नीचे नहीं उतरी, तब उनको लगता है कि टीकमगढ़ के तालाब में जाकर जब वे नीचे जाते हैं तो वहाँ सतारा का तालाब, जुहिला के साथ धसान और केन के पुल के साथ देवलोक का पुल सब गड्ढमड्ढ हो जाता है, जैसे मेरी आंखों ने कोई भी शोभा चखी न हो, निगल ली हो। इतना यात्रा की थकान को मिटाने के लिए वे जब तालाब में जाते हैं तब ऐसा लगता है कि बिना देखे ही उसे निगल लिया गया हो। इतनी प्यासी और त्रस्त
थकान के बाद का ये आनंद था और लेखक को दूरी का बोध हो जाता है। इस प्रदेश के सामान्य लक्षणों का ज्ञान हो गया और वे पथरीली जमीन, पत्थरों से लड़ झगड़ कर बहने वाली नदियों में बड़े बड़े पत्थर के ढोके, विरल पत्तों वाले पेड़ और झंकार घूसर जंगल, क्षण क्षण पहाड़ियों का चढ़ाव उतार, लाल रेत और लाल धूली, हरियाली का नामो निशान नहीं, सिवा नदियों और तालाबों की शामल जल प्रसार में कोसों बस्ती नहीं, और जगह जगह लंबे घूंघट, लंबी डोर और लंबी गर्दन वाले खड़े, बिक्री की चीज़ों में पान सबसे अधिक सुलभ, वह पान भी अनेक विशेषताओं से मंडित। यह दूसरी बात है कि चखने में उनका लवलेश भी न मिले और सामंत युग के प्रत्येक व्यवहार में अवशेष। इस दौरे में जो कष्ट हुआ वह तो बहुत कुछ बिसर चला है, पर मनोरंजक क्षण अब भी बहुत ताज़ा है। कुछ क्रम से शुरू करूं तो जिन सेठ जी की गाड़ी भाड़े पर की गई थी, उनके प्रतिनिधि का मोटा शरीर और लम्हे लम्हे में मोटर बिगड़ जाने पर हम लोगों की खीज, क्रोध के प्रत्युत्तर में उनका मोटा मौन, ड्राइवर की तेज आवाज़ जो मोटर की गति की कमी को पूरा करने के लिए उत्सुक थी, चिंता और थकान को मिटाने के लिए सहयात्री बंधुओं द्वारा, जिनमें पत्रकार एवं साहित्यकार वर्ग के लोग ही अधिक थे, प्रस्तुत किए गए लोकगीतों के अश्लील विविध रूप, उन्मुक्त परिहास और रेखागणित की विभिन्न आकृतियों एवं विभिन्न कोणों की सृष्टि करती हुई एक दूसरी की ओर झुककर हमारी झपकियाँ, उन झपकियों में सिर की टक्कर और फिर एक अट्टहास और सामूहिक जागरण, धसान नदी में भौर होते होते कालिदास के मेघदूत की तरह प्यास बुझाने की वह ललक, पर साथ ही राष्ट्रपति के आगमन की बेला समीप तर जानकर टीकमगढ़ के सर्किट हाउस की अलका तक उड़कर पहुंचने की अधीरता, और फिर मोटर फेल हो जाने पर जतारा के सुविस्तृत सागर के किनारे चाय पान में खड़ी दोपहरी में तपन बुझाने की कोशिश, और अंत में ठीक 2 बजे टीकमगढ़ के तालाब में डुबकी लेकर एक लंबी सांस, यह यात्रा का प्रथम खंड था। ये यात्रा के प्रथम खंड का निर्बाध वर्णन है। कितने लंबे लंबे वाक्यों में उन्होंने अपनी यात्रा की त्रासद, थकान और उसके बीच आने वाले अवरोध और गतिरोधों का वर्णन किया है। ये इनके निबंध की विशेषता है। आगे लेखक कहते हैं, खाते पीते और मेंढकों को तराजू पर बटोरते बटोरते 11 बजे और टहकती चांदनी में टीकमगढ़ से फिर उसी फटीचर गाड़ी में हम लोगों ने प्रस्थान किया, और वह गाड़ी भी बाद में समाधिस्थ हो जाती है। और आगे जाकर के वे एक जगह पहुंचते हैं, नौवा नाला। रात के 2 बजे होते हैं, साथी ऊँघ रहे होते हैं, लेखक की आंखों में नींद नहीं है। वे अपने अगले कार्यक्रम की चिंता में उन्मन्न थे कि अचानक गाड़ी रुक गई और 1-2 घंटे कई युग की भांति बीते और तब भी मोटर स्टार्ट नहीं हुई। कई लोगों के सामूहिक श्रमदान कार्य से मोटर को हम ढकेल कर 1 मील तक ले चले, और मेरे साथियों में एक भूतपूर्व अकाउंटेंट जनरल भी थे। उन्होंने हिसाब लगाया तो इस गति से निरंतर चलने पर 5 दिन में रीवा पहुंचने की आशा बंधी, और 5 दिन पार होते होते सरकारी आर्थिक वर्ष भी पार हो जाता था। यह ख्याल करके थोड़ी काल्पनिक सांस मिली, क्योंकि वसंत का आगमन सरकारी दफ्तरों में और स्कूलों कॉलेजों में ऐसी ज्वराकुल पीड़ा को जन्म देता है कि संस्कृत और हिंदी कवियों को गाली देने की तबीयत हो उठती है। इनका रोष भी कितना आनंदित कर देने वाला है, और बड़ी हंसमुख व्यंग के साथ, बड़े सरस व्यंग के साथ बड़ी कड़वी से कड़वी बात भी मिश्र जी स्पष्ट कर देते हैं। बहरहाल 1 मील चलने का परिणाम यह हुआ कि हम लोग डूब मरने के लिए भी जो पानी का आसरा नौवा नाला में था वह भी पीछे छूट गया, और अब लाली फूटने लगी थी। दूसरी चिंताएं जो पानी की मांग सबसे पहले करती है उठने लगी, और सब लोगों ने राइट अबाउट टर्न करके फिर 1 मील पीछे मार्च किया। मेरे साथ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि श्री आचार्य थे, जो विनोद प्रिय और निश्चिंत प्राणी हैं। उन्होंने कहा, असली प्रयोग कैमरे का तो यहाँ है, जबकि राष्ट्रपति के स्वागत की उतावली में विंध्य प्रदेश के साहित्यकार और पत्रकार श्रमदान यज्ञ के द्वारा मोटर 150 मील तक ढकेलने के लिए उद्यत है।
राष्ट्रपति के से मिलने के लिए जा रहे थे और उनके स्वागत में उनको जो तत्पर खड़े रहना था, उनका जो श्रमदान था वह अविस्मरणीय रहा। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये रहा। दुर्भाग्यवश कैमरामैन साथ नहीं था, पर एक छोटा कैमरा था और इन बंधुओं की उन्होंने एक छाया चित्र खींच लिया। इतने में एक जीप आई जिसमें सितार बजाने वाला एक चपरासी और ड्राइवर था। बड़े प्रेमपूर्ण विनय के साथ उसमें धूल फांकने भर को जगह मिली और मारुत गति से, मतलब बड़ी द्रुत गति से वे चल पड़े। भगवान ने इतनी सद्बुद्धि दी कि हमने हरिराम मिश्र के आतिथ्य को स्वीकार किया, जो रास्ते में घर पड़ रहा था, और फिर वहाँ से 80 मील घंटे की प्रति रफ्तार से गाड़ी दौड़ पड़ी। और फिर अचानक ही पन्ना की दूसरी घाटी में आते आते ये गाड़ी भी रुक गई। तो यहाँ पर जो ये यात्रा का मंजिल तक पहुँचने के बीच के जो अवरोध हैं, उनका इस निबंध में लेखक ने वर्णन किया है। लेखक की दृष्टि सार्वदेशिक दृष्टि है और घुमुक्कड़ी प्रवृत्ति के होने के कारण इन्होंने विषय का निरंतर विकास किया है।